वेलकम टू द अनआर्काइव्ड टेल्स। मैं जिंदगी में जितने भी लोगों से मिलता हूँ उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, चाहे वो उनका वर्क एथिक हो, उनके काम करने का मोटिवेशन या उनका चीज़ों को प्लान या मैनेज करने का तरीका। अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज जो मुझे लोगों से सीखने को मिलती है वो आप तक भी पहुँचे। शायद उन 10 बातों में से एक बात आपके भी काम की हो। हम में से काफी लोगों ने बचपन या जवानी में साइकिलिंग जरूर की होगी। मैक्स टू मैक्स 5 या 10 किलोमीटर की साइकिलिंग करके हम थक जाते थे। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शख्स भी है जिसने अभी 2000 किलोमीटर की साइकिलिंग की है, तो आपका यह सुनकर रिएक्शन क्या होगा? साइकिलिंग सिर्फ प्लेन्स में नहीं, बल्कि वो अपनी साइकिल बिजली को लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटोरेबल पास में भी ले गया था। आइए आज हम बात करते हैं हिंद सागर यूट्यूब चैनल के ट्रैवलर और ब्लॉगर सागर मिश्रा से। अभी ऑलरेडी इतने सारे व्लॉगर्स हैं यूट्यूब सीन के अंदर और काफ़ी अलग अलग कंटेंट है व्लॉगिंग का। तो आपने क्या सोच के शुरू किया यूट्यूब में व्लॉगिंग, और ऐसा क्या सोचा कि आप अलग कर सकते हो उसके अंदर? यार देखो, व्लॉगिंग ना मैं 2013 से कर रहा हूँ। तब व्लॉगिंग का कोई सीन ही नहीं था इंडिया में, है ना। और एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं वीडियोग्राफी की फील्ड से हूँ और शुरू से ही मेरे को वीडियोग्राफी का पैशन था। तो 2013 अराउंड में मेरे घर वालों ने मेरे को एक कैमरा दिलाया बहुत रोने के बाद, और कुछ सब्जेक्ट नहीं था शूट करने को, तो मैंने अपने आप को शूट करना शुरू कर दिया। और मेरे कैमरे में लकीली एक फ्लिप वाली स्क्रीन थी, मैं अपने आप को देख भी पाता था। तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने अपने आप को शूट करना शुरू किया और आज के टाइम पे उसको ब्लॉगिंग कह देते हैं। अच्छा, डू यू रिमेंबर कि पहला कैमरा कौन सा था आपका? SX50 था मेरा, कैनन का सेमी DSLR है और बहुत प्यारा कैमरा है। तो मतलब आपका शौक व्लॉगिंग का कैमरे के थ्रू ही जनरेट हुआ था काइंड ऑफ? यस। तो अगर कैमरा नहीं होता उस टाइम पे तो क्या व्लॉगिंग नहीं करते? नहीं करता, मेरे को लगता है फ़ोन से शुरू कर देता। उस टाइम पे कैमरा फ़ोन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उससे भी मैं ब्लॉगिंग करता ज़रूर। तो व्लॉगिंग की ना भी कैटेगरी काफ़ी वास्ट है। कुछ लोग काफ़ी जैसे डेली व्लॉग्स करते हैं, कुछ लोग मोटो व्लॉग्स करते हैं, कुछ लोग पायलट्स हैं तो लाइक इन फ्लाइट व्लॉगिंग करते हैं। तो अभी आपकी इंस्पिरेशन कौन कौन है व्लॉगिंग के टाइम पे, मतलब इन द व्लॉगिंग सीन राइट नाउ? यार देखो भाई, मैं खुद ब्लॉगर हूँ, मेरे को व्लॉगिंग से बहुत प्यार है। ठीक है, लोगों को म्यूज़िक से प्यार होता है, लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती है। व्लॉगिंग मेरे लिए हॉबी है एक, ठीक है। तो बहुत डाइवर्स फेवरेट्स हैं मेरे, बहुत डाइवर्स लोगों को मैं देखता हूँ। मैं फ्लाइंग बीस्ट को भी देखता हूँ और वीज़ा टू एक्सप्लोर को भी देखता हूँ, नोमैड शुभम को भी देखता हूँ, अंकुश राजपूत करके एक ब्लॉगर है उनको भी देखता हूँ। तो कोई डेली व्लॉग डालता है, कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल व्लॉग्स डालता है, तो मैं सब कुछ देखता हूँ और स्टडी करता हूँ बेसिकली। तो अभी उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है उन सब में से? भाई देखो, नोमैड शुभम को मैं कह सकता हूँ बिकॉज दैट गाय, उसकी जो ट्रैवलिंग है ना उसका मैं फ़ैन हूँ। व्लॉगिंग तो वो बहुत सिंपल करता है, लेकिन यार व्लॉगिंग डजेंट मैटर कितनी कॉम्प्लेक्स या कितनी सिनेमैटिक, नहीं, अगर आपसे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो यू आर द बेस्ट व्लॉगर इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि जो ट्रिप्स होती हैं आपकी, क्या वो अनप्लान्ड होती हैं कि आप प्लान करके जाते हो, कहीं पे भी जाते हो आप? तो इट्स अनप्लान्ड, 90% अनप्लान्ड, 10% प्लान्ड। बस मैं ये देख लेता हूँ मेरे को यहाँ से शुरू करना है, शायद बीच में यहाँ रुकूंगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। यार जब मैंने देखा ना आपका व्लॉग कि आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हो, तो मेरे को सही में नहीं लग रहा था कि आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, लद्दाख तक, कोस काफ़ी दूर है। और यहाँ बात ना यार छोटी मोटे पहाड़ों की नहीं हो रही है, 9,000 फीट से ऊपर की बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो मैं तो देख के पागल हो गया था यार कि कैसे कोई कोप कर सकता है। और ऊपर तो आई गेस जो बाइकर्स या गाड़ी से भी जाते हैं ना लोग, तो उनको इश्यू होता है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या दिक्कतें फेस की थी, और स्पेशली साइकिल ले गए थे आप, तो क्या कोई दिक्कत आई, पंचर वाला सीन ऐसा कुछ हुआ क्या? देखो यार, आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा वास्ट, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। पहली चीज़, मेरे ना घर वालों को भी और मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि भाई चलिए जा तो रहा है, पर उनको भी लग रहा था ये नहीं पहुँच पाएगा, ले तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा, जबकि मैं ले से भी आगे गया। ठीक है, जो ऑल्टीट्यूड बताऊँ आपको पहाड़ों का, ठीक है, 9,000 फीट तो चलो आपने बहुत कम बताया, मैं एक्चुअली में 19,000 फीट तक नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि 9,000 से ऊपर की बातचीत है सारी, मतलब जैसे कि जो छोटे मोटे पहाड़ होते हैं, जैसे कि मनाली हो गया, काइंड ऑफ मसूरी हो गया, वहाँ पे सारा ऑल्टीट्यूड 9,000 तक का होता है।
है ना, मतलब बेसिक लेवल है वो got पार्ट का, है your ना। point. तो मैं कह रहा हूँ कि यार उससे भी ऊपर की बातचीत थी आपकी तो, और और साइकिल से ट्रैवल करना वहाँ तक कितना ज़्यादा आपका एलिवेशन मिल रहा होगा, कितना मुश्किल होगा पेडलिंग करना आपको, मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा था। देखो भाई, मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो शुरू के जो 4 दिन थे जो मैंने प्लेन्स में यूपी, दिल्ली, हरियाणा के पार्ट्स में बिताए ना, इतनी गर्मी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ तो मेरे मसल्स बिल्कुल फ्रेश थे, मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी, मैं बस निकल गया था। तो 3-4 दिन जो मेरे मसल्स में दर्द हुआ है, हालांकि मैं अपने साथ मूव वगैरह लेके गया था ताकि मैं मसाज रोज़ कर पाऊँ। और गर्मी इतनी होती थी यार ना, मैं शर्ट उतार के सड़क के साइड में बैठ जाता था और लोग देखते रहते थे बंदे को हो क्या गया है। तो शुरू के 5-6 दिन ऐसे गुजरे। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी जब अडेप्ट हो गई तो ऐसा मक्खन लगता था ना। फिर कहाँ चैलेंज आया मैं बता देता हूँ। जब पहाड़ शुरू हुए ना पंजाब के बाद से, हिमाचल वाले, तब मेरे को फिर एक लेवल और अप डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ा। तो जैसे कि ना काफ़ी लोग जाते हैं और सोचते हैं यार हवा वाला काम है, जस्ट जाओ और ट्रैवल करो, बट आपने बताया कि आप सब कुछ मतलब राशन और दवाई वाई सारी आप कैरी करते थे, आप प्लान करते थे कि आपको डेली कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। तो क्या कभी प्रेशर था, मतलब एक्सपेक्टेशंस का, कि यार कि मेरे को आज 50 करना है बट मैं 40 कर पाया आज, तो कभी वो सीन रहा क्या आपके अंदर? यार देखो, ऐसे तो मैं लोड बिल्कुल नहीं लेता था। मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं एन्जॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे को प्यार है ब्लॉगिंग से, इसलिए तो मैं इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लूँगा तो देयर इज़ वो पर्पस डिफीट हो जाता है कि क्यों कर रहे हो ये सब, है ना। तो मैं खुश रहता था। बट ये है कभी कभी ना, क्योंकि मेरा बजट बहुत कम रहता था, 150-200 रुपये, 300 रुपये मैक्स दिन का, ठीक है। अगर 150-200 से ऊपर जाता था तो मेरे को ऐसा लगने लगा, उस टाइम पे मैं स्ट्रेस करता था, यार पैसे ख़त्म हो जाएंगे आगे तो ट्रैवल कैसे करूँगा। तो बस इतना ही था। लेकिन करते करते ये सब भी मैनेज हुआ। एक ही चीज़ का स्ट्रेस था, बजट। और मैं आपको ये बता दूँ कि इतना सब करने के बाद ना, अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि अब मेरे को बजट का ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। हम सबको पता है काइंड ऑफ कि जो व्लॉगर्स होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, ये लोग होटल्स यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि किसी ने ट्रैवल किया फिर रात को रुक गया होटल पे, तो इस टाइम पे आपकी जो ट्रिप थी वो काइंड ऑफ लो बजट थी काफ़ी। आपने काफ़ी कॉस्ट कटिंग की है, और उस कॉस्ट कटिंग के लिए आपने रात कैंप करा है, कभी पेट्रोल पंप के आगे, कभी किसी के घर के गार्डन के आगे। तो वो एक्सपीरियंस क्या था आपको कैंपिंग वाला? देखो यार, कैंपिंग भी एक हॉबी है। मैं जो भी करता हूँ ना, उस चीज़ से मेरे को प्यार है, ठीक है ना। तो कैंपिंग ऐसी चीज़ है ना यार, कैंपिंग में एक थ्रिल आता है, ठीक है। आप अननोन जगह पे सोने जा रहे हो, ठीक है, वो फन है। फिर कभी कभी आप एक इतने ब्यूटीफुल जगह पे होते हो कि मतलब वहाँ पे कैंपिंग का मज़ा ही अलग है। कोई नहीं होता दूर दूर तक और आप कैंप कर रहे होते हो। तो मतलब कैंपिंग एक अपने आप में एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, आपको फ्रीडम का एहसास होता है। तो दैट इज़ व्हाई आई लव कैंपिंग। तो कभी डर नहीं लगा कि आपको कि लाइक रात को कैंप कर रहे हो कोई अंदर आ जाएगा या कोई जानवर वगैरह वाला सीन कुछ? यार देखो, होता है कभी कभी रात को ऐसा होता था, जैसे बाहर से ना कुछ आवाज़ आ जाती थी या फिर मेरे कैंप के ऊपर से ऐसे शैडो पड़ती थी, तो मैं हल्का सा घबरा जाता था कि यार है क्या। तो फिर मैं खोलता था अपना कैंप, मेरे कैंप में एक जाली थी, उसके थ्रू देखता था। कभी कभी तो मैं ऐसा होता था 5-5, 8-8 मिनट तक मेरे को नींद बहुत आ रही है, लेकिन मैं जग के सुन रहा हूँ कि भाई कुछ सही में है या नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लाइक कि चुनौती प्लेन्स में थी ट्रैवलिंग की साइकिल से, कि लाइक माउंटेन्स में थी? मतलब ऑब्वियसली मेन बात तो ये है कि यार माउंटेन्स में एलिवेशन होती है तो वहाँ पे ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है आपको साइकिल चलाने के लिए। बट आपने बोला कि प्लेन्स में वेदर काफ़ी गर्म था और माउंटेन्स में ऑब्वियसली थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा होगा, तो ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स कहाँ फेस की? यार देखो, हर टेरेन की ना अपनी चैलेंजेस होते हैं और हर टेरेन के हिसाब से आपके बॉडी को अलग से ढलना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है सब कुछ वर्कआउट इसलिए किया कि प्लेन्स में मेरी थोड़ी वार्म अप हो गई, मसल्स को हल्का हल्का आइडिया लग गया कि भाई इतनी मेहनत होने वाली है। फिर माउंटेन्स में जब मैं पहुंचा ना, तो मैंने प्लेन्स के मुकाबले डिस्टेंस कम कर दिया और फिर वो डिफ़िकल्टी सेम रह गई। अगर मैं प्लेन्स में 80 किलोमीटर जा रहा था ना, तो मैं माउंटेन्स में 30 या 35 से 40। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 80 किलोमीटर पर डे की बात कर रहे हैं हम लोग। या चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, 80 किलोमीटर ट्रैवल करना ही था आपको। मतलब 114 वाज माय मैक्सिमम, एंड दैट टू बिकॉज यार देखो, मेरा वजन हो गया था उस टाइम पे 50-52 और इतना ही मेरी साइकिल और लगेज का मिला के था। तो वो रेशियो ना, बिल्कुल आप किसी प्रो साइकिलिस्ट से पूछोगे तो बोलेगा भाई तू पागल हो गया। अभी ना यार स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी महत्व होता है एक इंसान की लाइफ में ना। मतलब जैसे मैं काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा हूँ और मैं पढ़ता हूँ चीज़ों के बारे में, मैं अपने सनातन हिस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आई बिलीव इन अ पावर, आई बिलीव इन अ सुप्रीम लॉर्ड। तो आपका क्या मतलब वो रहा है, मतलब
एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी का इस ओ भाई। जर्नी में? ओ ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली तो मैं भी बहुत एक्टिव रहा हूँ यार बचपन से ही, ठीक है। मेरे को बचपन से बुद्धिज़्म में फैसिज्म बोल रहा हूँ, बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट था। और मेडिटेशन में मैं रहा हूँ बचपन से ही। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था मेडिटेशन में, और ध्यान लगाना, मंत्र पढ़ना, फलाना ढिमका, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, है ना। अब मैं बताता हूँ ये जर्नी में स्पेशली, ठीक है। तो जर्नी में जाने से पहले ना मैं 2-2 4-4 घंटे तक चैंटिंग करता था। मैं एक मंत्र को चैंट करता हूँ, नम योहो रेंगे क्यों, एक बुद्धिस्ट मंत्र है। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जाप कर रहा था 3-3 4-4 घंटे, तो इसलिए ये जर्नी ना मेरे को इतनी ईजी पड़ी कि यार मैं शायद डिवाइन हेल्प के बगैर ये नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशन कह लो इसको या फिर कुछ भी कह लो, बट स्पिरिचुअली अगर मैं एक्टिव नहीं होता तो शायद ये टूर मैं इतने सक्सेसफुली पूरा नहीं कर पाता। यहाँ हम बात अगर मैनिफेस्टेशन की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार यहाँ से दिल्ली से लद्दाख काफ़ी लाइक 1200-1400 किलोमीटर दूर था। तो मैनिफेस्टेशन का रोल क्या होता है एक बंदे की लाइफ में? व्हाट डू यू फील? यार मैनिफेस्टेशन, पहले आप बताओ मेरे को मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है हमारे लिसनर्स को। भाई बेसिकली जो आप सोच रहे हो ना, अगर वो हो जाए तो मैनिफेस्टेशन है। मतलब आप जो गोल सोच रहे हो उसको डेली लाइफ में उसको मतलब विजुअलाइज करना, दैट इज मैनिफेस्टेशन। किसी चीज़ को अपने थॉट से लेके रियलिटी में ले आना, चाह के या ना चाह के। मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो करते हो वो अपने आप होता है। इट इज़ द रूल ऑफ द यूनिवर्स। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन किसी इंसान की लाइफ में जो अपने गोल्स को पूरा करने के पीछे लगा पड़ा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आप अगर कुछ होना, आप चाहते हो कि कुछ हो जाए, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को मास्टर कर लिया ना तो वो हो जाएगा। देखो होता क्या है ना, अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिविटी पे करोगे तो पॉजिटिव करोगे। आपका ब्रेन एक मशीन है मैनिफेस्ट जो करता है। बेसिकली आप जो सोच रहे हो ना वो बाहर फेंकता है यूनिवर्स में, और आज या कल में अगर उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा देते हो तो वो सच हो जाता है। हम अगर जगह जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अलग अलग लोग मिलते हैं, है ना। और जैसे आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे थे तो आपको तो मतलब काफ़ी सारे लोग मिले होंगे अलग अलग रीजन्स में। तो क्या क्या रिएक्शन था लोगों का? मतलब कैसा कैसा लोगों ने रिएक्ट करा जब आपने बोला कि यार मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मैं हिमाचल तक पहुँच गया हूँ, लद्दाख तक पहुँच गया हूँ? तो लोगों का रियल रिएक्शन क्या था? मतलब एकदम बताओ अनफिल्टर्ड। भाई कुछ लोग तो ना मेरे पे दया खाते थे, मतलब 50-60% लोग दया खाते थे कि ये इसको शायद मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। उनको नहीं पता था कि मैं शौक से ऐसा कर रहा हूँ। फिर कुछ लोग बहुत इंस्पायर होते थे, मतलब 20-30% लोग ऐसे थे कि भाई वो बिल्कुल फ़ैन हो जाते थे, ठीक है। और उनसे अगर मैं बोलता ना भाई 10,000 रुपये चाहिए तब भी वो दे देते समझ रहे हो, एक स्ट्रेंजर को वो भी। और फिर कुछ लोग होते थे जो बहुत रैशनली जिनको ना एडवेंचर और इन सब चीज़ों का आइडिया रहता था कि भाई लोग ऐसा करते हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिकल वे में मेरे से डील करते थे और हेल्प भी करते थे, प्लस थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते थे, सजेशंस भी देते थे। जब आपने ये ट्रिप शुरू की थी तो आपका काइंड ऑफ चैनल अराउंड 500-600 के आसपास था सब्सक्रिप्शन, राइट? अभी 1 लाख क्रॉस कर गया है। Yes. तो मतलब एक बंदे की लाइफ में एक टाइम आता है कि जब बंदा ना काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, और कुछ उसको नंबर्स दिख नहीं रहे, मतलब चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम किसी बंदे की मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? जो आपका गोल है ना, जो आपका ड्रीम है, जो नंबर आपने सोच रखा है, बस उस पर करो, उस पर फोकस करो। मैंने 1 मिलियन सोच रखा है, आज भी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर पे अपने कंप्यूटर पे बैठता हूँ ना तो मेरे सामने वाली दीवार पे 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है। तो दैट इज़ ऑल्सो हाउ यू मैनिफेस्ट, और एक विजन बोर्ड बना सकते हो आप। तो ये है भाई कहीं ना कहीं कि जब आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, तो आपको मतलब आपकी मोटिवेशन क्या थी? तो आपको कैसा लगता था कि यार कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है मेरे को, 50-60 व्यूज़ आ रहे हैं, 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं, और मैं कहाँ लद्दाख में हूँ, साइकिल तक पहुँच गया हूँ, लोग नोटिस नहीं कर पा रहे मेरे को, लोगों को पता नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है। तो आप कैसा फील करते थे उस टाइम पे? यार देखो लद्दाख वाले टूर में ना मैं बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पे था, मतलब स्पिरिचुअली बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पे था, तो स्ट्रेस तो मैं लेता ही नहीं था। आप समझ रहे हो, मेरे को पता था यहाँ मैं हूँ, मेरे पीछे मैं शंभू बोलता हूँ, भोलेनाथ जी, मेरे पीछे उनका हाथ है, मेरे ऊपर उनका हाथ है, तो मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं लेता था। मुझे पता था जो भी निकलेगा ना इसमें से वो मेरे लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो एक मतलब थोड़ा फन क्वेश्चन है, आपकी साइकिल का नाम बिजली कैसे पड़ा? ओह, तो भाई ना मैंने ना बहुत सारे साइकिलिस्ट को देखा है,
अपनी साइकिल को नाम देते हैं। कोई धन्नो देता है, आजकल लोग वो देने लगे हैं, क्या वो साउथ इंडियन मूवी थी ना, पुष्पा। कम से कम 2 साइकिलिस्ट मेरे को ऐसे मिले जो पुष्पा जिन्होंने नाम रखा था। मैंने सोचा यार थोड़ा अलग रखेंगे, तो बेसिकली बिजली मैंने आया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, तो मैंने उसका बिजली वर्ड बना दिया। तो बिजली का थ्रू आउट द जर्नी मतलब कैसा सपोर्ट रहा था? मतलब यार पता है वो साइकिल से ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रो साइकिलिस्ट को देखा मेरे वाले रूट। पहले बताओ कि आपकी साइकिल की वर्थ कितनी और आपने साइकिल कैसे मतलब ऑब्टेन की ये वाली? ओके, ये जो साइकिल थी ना, ये मैंने अपने एक दोस्त से बोरो करी है। मैंने साइकिल खरीदी नहीं है और आज भी मैंने नहीं खरीदी है। आज भी मैं बोरोड साइकिल चला रहा हूँ। तो बेसिकली साइकिल का नाम है एटलस अल्टीमेट और ये 6 साल पुरानी साइकिल है ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है 12 या 15 हज़ार की होगी इसकी कॉस्ट। जहाँ की प्रो साइकिलिस्ट की अगर मैं कॉस्ट बताऊँ ना, उनकी साइकिल्स रहती है कम से कम 40-45, अब अपडेटेड। ये तो मिनिमम है, मतलब 40-45, तो मतलब ये तो बिगिनर लेवल है। Yes. और 1-1.5 लाख की होती है साइकिल्स उनकी, कार्बन फाइबर बॉडी होती है उनकी साइकिल्स की, है ना, एल्यूमिनियम बॉडी होती है ताकि वेट कम हो, है ना। पर भाई की साइकिल का वेट आई गेस कितना था? 15-20 किलो था? 18-20 किलो था मेरी साइकिल का। और आपके लगेज का वेट कितना था? इतना ही, 20-22 किलो। अच्छा, ओके। तो अब मैं बता तो रहा हूँ, 50 किलो मेरे लगेज और साइकिल का मिला के था, और 52-53-55 मेरा रहा होगा। तो कभी डिफिकल्टी फील हुई क्या, मतलब लगेज को कैरी करने में इतनी हाइट पे? और कभी ऐसा फील हुआ कि यार कि आपको घुटन सी हो रही है इतनी हाइट पे, कुछ आपको हाइपॉक्सिया टाइप का कुछ फील हो रहा है बॉडी में? यार पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अगर मैं बोलूँगा ना, तो वो लगेज संभालना ही था। क्योंकि ना मेरे पास प्रॉपर लगेज वाली किट नहीं थी। यूजुअली पैनियर बैग्स रहते हैं जो साइकिलिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं भाई रस्सियों से बांध के काम चला रहा था अपना ट्रैवलिंग रक्सैक। क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं एक साइकिलिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ ट्रैवलर, तो मैं हर तरीके से ट्रैवल करता हूँ। मैंने अपने पिछले टूर का बैग उठाया, साइकिल पे बांधा और निकल गया। तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ना ऑक्सीजन लेवल थे, ना थकान थी, ना भूख थी, ना प्यास थी, बस वो लगेज को अगर वो गिर जाए तो उसको संभालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसा आप ने ट्रैवल किया साइकिल से, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा आपका हेडेक होगा कि यार कम से कम लगेज यूज़ करना है ना, ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो आपने कैसे लगेज को अपने सॉर्ट किया था कि यार कि हर कैटेगरी का सामान आ जाए? और क्या आप अपनी लगेज की इनसाइट्स दे सकते हो कि क्या क्या था आपके लगेज में एक्चुअली? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत लोग जानना चाहते हैं। जिन्होंने भी मेरी जर्नी को फॉलो किया है ना, वो सब जानना चाहते हैं कि भाई हमें भी निकलना है, तुम बताओ क्या क्या हम लेके जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं कैंप लेके गया था, ठीक है। ये मैं अपने बैग से बाहर की चीज़ें बता देता हूँ। कैंप लेके गया था, एक तिरपाल थी मेरे पास ब्लू कलर की, ताकि बारिश वारिश हो तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास था रेन कवर, पोंचो बोलते हैं, बारिश वारिश हो तो मैं पहन के अपने आप को बचा सकूँ, ठीक है। और अब मैं बैग के अंदर की अगर बात करूँ, मेरे पास 75 लीटर्स का एक रक्सैक है वाइल्ड क्राफ्ट का, एंड उसमें मैंने 2 जैकेट्स रखी थी, 2-3 पजामे रखे थे, 1-2 हाफ टी शर्ट्स, 1-2 फुल रही होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं हर वेदर को फेस करने वाला था, तो गर्मी से लेके सर्दी तक सब कुछ था, शॉर्ट्स वॉर्ट्स था, एवरीथिंग। और उसके अलावा भाई देखो, इमरजेंसी में आपको ना मेडिसिन रखनी पड़ती है हर तरीके की। तो डाइजीन हो गई, डाइजीन आपका अगर एसिडिटी हो रही है तो सही कर देती है। सुमो फ्लेम हो गई, पैरासीटामॉल, यहाँ तक कि मैं एलम फिट करी होती है, एक देसी जुगाड़ हम रखते हैं कि भाई कहीं कट लग जाए या खून ज़्यादा होने लगे ना, तो अगर आप उसको घाव पे रगड़ोगे तो इमीडिएटली आपकी ब्लीडिंग तो क्लॉटिंग करता है एक्चुअली एलम ना घाव। यस, तो ऐसे करके ना मेडिकल किट में मैंने बहुत कुछ रखा था। एक मेरे पास ना वो था नाइफ, बिग नाइफ फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड यूटिलिटी में भी काम आता है, कुछ काटना हो या समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा पेपर स्प्रे रखता हूँ मैं, पेपर सोप्स रखता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कर करके यार मैं चाह तो रहा था कि लाइट वेट हो, लेकिन करते करते वो आप देख ही लो यार 20-22 किलो हो गया। तो आपका खाने का क्या अरेंजमेंट था, मतलब ड्यूरिंग द ट्रैवल? बिकॉज आप अलग अलग जगह पे गए थे, तो ऑब्वियसली आपका ट्रैवल लो बजट था, बट खाना तो पड़ता ही है ना यार, ऑब्वियसली कैसे बंदा ट्रैवल करेगा बिना खाने के? तो क्या था आपका मतलब अरेंजमेंट खाने का ड्यूरिंग ट्रैवल? यार देखो, मैं अपने साथ एक स्टोव लेके गया था, कैंपिंग स्टोव आता है। जितने भी लोग ट्रैवल और अपना इन सब चीज़ों से इन्फॉर्म्ड हैं उनको पता होगा कैंपिंग स्टोव कैसा होता है। एक ब्यूटेन कैन लगता है और उससे आप कुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता था दिन में 2 बार खुद पकाऊं,
एक बार अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो बाहर से खा लूँ। तो ऐसे करके मैंने दलिया, ओट्स और छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्दी भी हों और जंक फूड भी कंसिडर ना हो, वो सब मैंने करके मैनेज किया। आई गेस मैंने पहले कभी किसी को देखा नहीं है कि अटल टनल पे कोई बंदा साइकिलिंग करके क्रॉस कर रहा है उसको। अरे रे तो उसकी लेंथ कितनी बड़ी थी, मतलब कितनी लंबी फील हुई लेंथ आपको उसकी? भाई मेरे को ना वो पूरा करने में 45 मिनट्स लगे थे। आई गेस वो 10 या 11 किलोमीटर की टनल है। और मेरे को पहले एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बंदा मेरे को जो मतलब जो वहाँ पे गार्ड्स थे वो मेरे को जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। बट क्योंकि मैं अकेला था, मनाली की साइड पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बंदे ने देखा भाई ये बंदा कर क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है, इतनी बारिश में साइकिल क्यों चला रहा है। जब उसने ये देखा ना तो उसने बोला भाई वैसे तो नहीं जाने देते लेकिन तू चला जा, ठीक है। तो और हाँ, उसने ना अटल टनल के अंदर मेरे को उन्होंने ये बोला कि आप रुकोगे नहीं कहीं, ठीक है। और ना अटल टनल के अंदर हर जगह कैमरा लगे हैं। क्यों, रीजन क्या था रुकने का मतलब? क्योंकि यार अंदर पहली चीज़ तो होती है सफोकेशन हो सकती है, ठीक है। फिर अंदर सेफ्टी थ्रेट होता है कि अगर कोई गाड़ी रुकती है तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है ना टनल के सिस्टम्स में। तो कहीं ना कहीं यार सिक्योरिटी के लिए वो लोग कहते हैं भाई फटाफट जाओ, फटाफट निकलो। और एक चीज़ बताऊंगा, सफोकेशन मेरे को फील भी हुई आखिरी के 1-2 किलोमीटर। मेरे को ऐसा फील हो रहा था क्योंकि ना गाड़ियाँ जब जाती हैं तो वहाँ पे अंदर ट्रैप हो जाती है उनकी गैसेस। तो इसीलिए जब मैं 45 मिनट्स ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाला था तो मेरी को घुटन होने लगी यार। जब आप जाते हो हाइट पे तो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे पासेस आते हैं। तो आपने क्या मतलब कैसे मतलब उन पासेस को क्रॉस किया था? मतलब क्या आपने परमिशन ली थी पास क्रॉस करने की सबकी? देखो मैं बताता हूँ, पासेस शुरू होते हैं मनाली के बाद से, ठीक है। आप सीसू एंटर करते हो, सीसू से भी कम से कम 50-60 किलोमीटर बाद से पासेस शुरू होते हैं। 5 पासेस पड़ते हैं आपके लद्दाख से पहले। फर्स्ट इज़ बारालाचा, देन नकीला। नकीला और बारालाचा के बीच में आता है गाटा लूप्स। गाटा लूप्स अपने आप में एक डिफ़िकल्टी है। नकीला के बाद आपको पड़ेगा लाचुंगला, देन तानलांगला, देन तानलांगला, शायद बीच में कोई और पड़ता है। तो फर्स्ट चुनौती जो मेरी थी वो थी बारालाचा। इससे पहले हाई ऑल्टीट्यूड पासेस मैंने कभी पास नहीं किए थे। माउंटेन में मैंने कभी साइकिलिंग नहीं करी है, बिल्कुल मैं नया था, ठीक है। मेरा लक ये था कि मेरे को 2 एमेच्योर साइकिलिस्ट, सेमी प्रो कह सकते हो, मतलब वो लोग भी इस हॉबी के लिए करते थे, वो मिल गए थे जिनको बहुत एक्सपीरियंस था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ मैंने किसी तरीके से कर दिया। और बीच में मेरे को हेल्प भी काफ़ी मिली। मेरा लगेज बहुत भारी था तो मैंने अपना लगेज एक गाड़ी में डलवा के ले भिजवा दिया सीधे, ताकि मैं ये पासेस पूरे कर पाऊँ। क्योंकि भाई जितना लाइट वेट होता है ना बंदा, उतना आसानी होती है पासेस पास करने में, और उतनी कम आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो। आपको जब इंडियन आर्मी ने देखा था मतलब इतनी हाइट पे, मतलब ऑब्वियसली कॉन्वॉयज होते हैं उनके बहुत सारे जा रहे होते, तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देख के? मतलब भाई भाई ये सबसे प्राउड वाली चीज़ थी मेरे लिए ना, कि मेरे को ना जितने भी आर्मी के ट्रक्स हो गए, आर्मी के पर्सनल्स हो गए, बड़े बड़े जितने भी पोस्ट के लोग थे, मतलब हर बंदा यार, बंदों ने ना, मैं बता रहा हूँ शायद कमांडर्स रहे होंगे या फिर कर्नल्स रहे होंगे, उनकी गाड़ियाँ रुकी हैं, शीशे डाउन हुए हैं और उन्होंने मेरे को सल्यूट किया है कि भाई। और ख़ासकर मनाली तक तो थम्स अप आ रहा था, लेकिन जब मैं लद्दाख में पहुंचा ना, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे आर्मी के अलावा कोई होता ही नहीं है, तब बंदों ने मेरे को सीरियसली यार, आर्मी वालों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है। और मेरे लिए यार एज ए इंडियन और एज ए यार 25 साल का बंदा, इतना यंग बंदा, अगर आपको 40-50 साल के लोग, वो भी आर्मी के लोग सल्यूट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने अपने व्लॉग्स में बताया था कि इतनी हाइट पे आपके आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी बंदा कोई भी नहीं है, तो क्या डर लगता था रात को, मतलब सोने के टाइम पे आपको? नहीं यार, डर तो नहीं लगता था। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल नहीं, वो भाई कैंपिंग में मतलब एक प्रॉपर टेंट में सोते थे भाई, मेक शिफ्ट टेंट में, मतलब प्रॉपर उस टाइप के सीन में, तो यार इतना रिजिड भी नहीं है वो, मतलब कोई धक्का देगा ना तो पलट सकता है आराम से। हाँ, हवा चलती है वहाँ इतनी तेज़, हवा से उड़ जाता था, मतलब उड़ जाता अगर मैं अंदर नहीं होता। बेसिकली मैं कैंपिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से हवा से बच जाता था। लेकिन हवा वहाँ पे इतनी तेज़ चलती है कि कैंप वैम्प लोगों के उड़ जाते हैं, है ना। तो मेरे को यार डर तो नहीं लगता था अकेले कैंपिंग करने में। वही बात है ना यार, मैं बोल रहा हूँ ना, अलग स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी थी। मेरे को हमेशा फील हुआ कि भाई कुछ भी होगा ना, अपने भोलेनाथ मेरे को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यार जैसे मैंने ना काफ़ी फ्रेंड्स से बात की कि लद्दाख और हिमाचल वाले एरियाज़ में ना मतलब थोड़े लिटरली पीक एरियाज़ में मतलब 10-11 हज़ार फीट से ऊपर वहाँ नाइट स्काई काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब लिटरली बहुत अमेजिंग नाइट स्काई है। तो दिल्ली में ना बिल्कुल यार 1-2 तारे दिखेंगे आपको आसमान में, बट वहाँ पे ना अलग ही दिखता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था नाइट स्काई का? भाई मैं था नूबरा में, ठीक है, नूबरा वैली पड़ती है, आप खारदुंगला क्रॉस करते हो तब। तो पहली बार लाइफ में मैंने अपनी आंखों से इतने तारे देखे होंगे, ठीक है। मतलब हमेशा नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे हमने तारे बहुत देखे हैं, वो पूरे टाइम लैप्सेस देखे हैं, लेकिन वहाँ जाके मेरे को असली में समझ आया। ओ भाई, मैं ऊपर देखा रात को ना 12-12:30 बज रहे थे, और मैंने देखा यार ये क्या है, मेरी आंखों से मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है या सही में कुछ है। तो देखा तो बेसिकली वो मिल्की वे की एक स्ट्रीक आती है, अरे वो दिख रही थी। फिर मैंने अपना कैमरा निकाला, हालांकि मेरे पास DSLR वगैरह नहीं थे, मैं GoPro 6 यूज़ करता हूँ जो कि बहुत पुराना है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक टाइम लैप्स लिया था अपनी ऑडियंस के लिए और उनको थोड़ा सा प्रेजेंट किया कि भाई देखो ये मिल्की वे है। उस इलाके में आपका सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या था, मतलब पूरे ट्रिप के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपकी? सबसे गंदा, ये तो सोचना पड़ेगा यार। मेरे को सब कुछ इतना एंजॉय हुआ कि मैं कुछ बैड एक्सपीरियंस ऐसे बता नहीं सकता, और होगा भी तो यार मैं ना उसको मैंने दिल पे नहीं लिया है, तो नहीं बता सकता। बैड कुछ हुआ नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। शायद लोग मेरे व्लॉग्स देखे तो उनको कोई पिन पॉइंट करके वो बता पाएँ कि भाई ये बुरा है, लेकिन मेरे को नहीं, पर्सनली वैसे जिस दिन पर्सनली आपको, अच्छा मेरे को याद आया कि मैंने आपका एक व्लॉग देखा था और उसमें आपका एक दिन आपका ना अनफॉर्चुनेटली आई गेस डॉग गुजर गया था आपका एक। ओह यस। तो मतलब मैंने देखा था आप कंपैरेटिवली उस दिन काफ़ी सैड थे। या तो कैसे कोप अप किया, मतलब उस मैकेनिज्म को आपने कि यार कि वहाँ पे शायद सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे आपके ना उस तरफ, बहुत तो yes. क्या था मतलब वो आपका कोपिंग मैकेनिज्म उस टाइम पे? यार देखो, उस टाइम पे ना मैं सीसू में कैंप कर रहा था, मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था, बहुत खुश था। फिर मेरे को जब खबर मिली मैं बिल्कुल सुन पड़ गया उस टाइम पे ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था यार, इतना खुश था, सब कुछ बना रहा था, अपना कुकिंग वुकिंग में मज़े कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं सीधा सोने चला गया, ठीक है। सोने की कोशिश कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, किसी तरीके से सोया, सुबह उठा। फिर कम से कम मैं 3 दिन वहाँ पे मैंने और कैंपिंग करी, अपने मन को मनाया। कोप अप करने का तो यार यही है, देखो आगे बढ़ना था। मैं चाहता तो वापस भी आ सकता था, इतना मूड ख़राब हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज़ थी कि नहीं भाई, जो सोच के निकला है ना वो पूरा कर ले, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, हमने अभी बात आपके वर्स्ट डे की करी, तो डेफिनेटली अब बात करेंगे कि लाइक आपका इस जर्नी में बेस्ट डे क्या था? अरे सारे डे बेस्ट थे यार, मतलब बेस्ट डे अगर मैं बोलूँ तो जब मैं उमलिंगला पे वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन मोटरेबल पास, वर्ल्ड के बता रहा हूँ 19,000 फीट पे, 0% ऑक्सीजन, जब मैंने वहाँ पे जाके 15 अगस्त को अपना तिरंगा लहराया है ना, वो मेरा बेस्ट डे था। और कहीं ना कहीं यार मैं उस चीज़ के लिए ना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगा। बस 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे से बोला कि भाई यहाँ तक आए हो, हानले तक आए हो, तो वहाँ पे भी चले जाओ। मैंने कहा चलो यार चलते हैं, और कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, मैं शायद मरते दम तक वो मेरे ज़िंदगी का बेस्ट डे काउंट करूँगा उसको मैं। अच्छा, तो अब हम जानना चाहते हैं कि लाइक कि लोकल्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है ऐसी जर्नी के दौरान? बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि ना पहली चीज़, जब आप बिना पैसे के ट्रैवल कर रहे होते हो ना, बहुत लो बजट में, तो आपको हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, ठीक है। कोई आपकी खाने के साथ हेल्प कर देता है, लोग खुद ही खिला देते हैं, कोई आपको पानी दे देता है, कोई आपको रहने की जगह बोल देता है यहाँ कैंप लगा लो, कोई बस आप पे नज़र रखता है कि भाई इसको कोई दिक्कत ना हो, है ना, या कोई आसपास का बंदा कुछ ना बोले। तो यार खासकर लद्दाख हिमाचल में बहुत प्यारे लोग मिले, और मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ ना यार, 90% लोग अच्छे ही होते हैं और 10% लोग कुछ इधर उधर भी रूड भी हो जाते हैं, लेकिन आपको 90% पे फोकस करना है, आपको 10 पे नहीं करना है। सही बात। हम जब भी कुछ ना कुछ काम करते हैं तो हम ना कुछ सीखते हैं उस काम से। तो आप तो मतलब कितनी ऊंचाई पे, कितनी दूर गए थे, तो आपकी वहाँ से मतलब सबसे बड़ी सीख क्या थी? सबसे बड़ी सीख थी भाई, फेथ रखो अपने आप पे, यूनिवर्स पे, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को मानते हो, एनर्जी को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, अपने मम्मी पापा को मानते हो कि भाई उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, उस चीज़ पे ना फेथ रखो विदाउट डाउट। बस ये मेरी बेस्ट सीख थी। और आने वाले व्लॉगिंग एक्सपीरियंस के लिए, और आने वाले मतलब जो भी
चाहते हैं व्लॉगर्स बनना, जो भी हु वांट टू बी व्लॉगर्स, हु एस्पायर टू बी व्लॉगर्स, उनके लिए कोई ऐसा पॉइंट या कोई सी सीख दैट यू वांट टू शेयर? यार देखो, आप ना व्लॉगिंग क्लाउड के लिए मत करो। मैंने नोटिस किया है लोग ना व्लॉगिंग क्लाउड के लिए करते हैं कि भाई, क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड बोले तो फेमस होने के लिए, अच्छा। कि लोग मेरे को जानेंगे, हम्म। है ना। तो भाई ठीक है, दैट इज समथिंग जो आपको मोटिवेट करता है, लेकिन मेन पॉइंट उसको मत रखो। मेन पॉइंट रखो एक्सपीरियंस लेने को। आप समझ रहे हो? अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप होम व्लॉगिंग भी करते हो ना, तो रखो कि भाई ऑडियंस को एंटरटेन करना है, एंजॉयमेंट, राइट? एन्जॉयमेंट। तो बेसिकली वो क्लाउड के लिए करते हो ना, तो आप डिस्परेट होने लगते हो। वो चीज़ मत करो। और अपने वीडियोग्राफी स्किल्स, बेसिकली क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, बढ़िया से शूट कैसे करना है, इस सब के ऊपर स्टडी करो। यार देखो, आप डॉक्टर बनता है ना बंदा, तो पढ़ाई करता है। इसलिए व्लॉगिंग भी हलवा नहीं है। टू बिकम अ गुड ब्लॉगर आपको फ्लो आना चाहिए, आपको स्किल्स आने चाहिए वीडियोग्राफी के, और क्वालिटी डिलीवर करना आना चाहिए। आप पाकिस्तान बॉर्डर पे भी गए थे, राइट? या हाँ, तो वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब इतनी हाइट पे जो बॉर्डर था वहाँ पे, तो क्या टेंशन थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दो देशों के बीच में? नहीं यार देखो, पीओके बॉर्डर, पीओके बोलूँगा, वो पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बॉर्डर। राइट। तुर्तुक विलेज पड़ता है, ठीक है। वो पहले पाकिस्तान में था। असल में बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसकी। वो इंडिया का ही पार्ट था, पाकिस्तान ने पहले ऑक्यूपाई किया, फिर 1971 की वॉर में इंडिया ने वापस उसको रिकैप्चर कर लिया। तो माहौल बहुत ही अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे। बीच में एक आध जगह पड़ती है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा रहने वहने को। वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है बंदे को कि भाई यार आगे बहुत दूर है और पीछे कुछ है नहीं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो बस ये था, माहौल बिल्कुल बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं। जो लास्ट विलेज के लोग हैं ना, जो हालांकि उनके दादा दादी भी पाकिस्तानी रहे थे, लेकिन यार उनको भी पता है भाई कि हम इंडियंस हैं पहले, और इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट के मामले में। क्या आपको डर लगा था जब आप कभी नो सिग्नल्स, ऑब्वियसली बहुत सारे नो सिग्नल जोन है वहाँ पे लद्दाख में, या बहुत लेह में, सारे हैं। तो मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका नो सिग्नल जोन में? कि आप यार रात को किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हो, आप पुलिस को डायल नहीं कर सकते, आप एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कैसा लगा आपको, और क्या एक्सपीरियंस था आपका मतलब उस एरिया में? देखो, ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ सिग्नल नहीं है, लेकिन सारी जगहें ऐसी नहीं है जहाँ पे लोग नहीं है, ठीक है। अगर सिग्नल नहीं है तो लोग मिल जाते हैं आपको ना, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत ही एक्सट्रीम है। वहाँ ना रोड है, ना लोग हैं, ना सिग्नल है। एंग्जाइटी रहती है कुछ मतलब अंदर की, लाइक कि यार कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा यार, कुछ भी किसी से बात नहीं कर सकता मैं? नहीं, बस मेरे को ये दुख होता था कि भाई मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा आज, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स करता हूँ, तो स्किप हो जाएंगे ब्लॉग्स। तो यार एक चीज़ ना बहुत पावर देने वाली चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैं बेसिकली यार मैं आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंगल से मैं इस टूर को कर रहा था, ठीक है। वो मेरी पावर थी, वो जो फेथ वाली पावर है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा ना डाउन हो गया था यार। मैं कह रहा था कितना जाऊँ। तो डाउन होने का रीज़न क्या था आपका? क्योंकि यार मेरे को ना उस दिन रहने की कहीं ढंग से जगह नहीं मिल रही थी। मैं जहाँ पहुँच रहा था ना, जहाँ मैंने सोचा था यहाँ रुकूंगा, वहाँ पे लोग ही नहीं दिख रहे थे, और कोई मेरे को ठीक सी जगह नहीं मिल रही थी कि भाई यहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। मेरा राशन सारा आउट था, तो मेरे को खाना भी चाहिए था। अगर खाना होता तो मैं कहीं भी रुक जाता, लेकिन मेरे को कहीं पहुँचना था बस्ती में जहाँ पे मेरे को खाना मिलता। तो हुआ क्या भाई, 2 टाउन्स निकल गए, 2 छोटे छोटे गाँव निकल गए। अब मैं परेशान थोड़ा सा कि भाई शाम ढल रही है, थोड़ा सा वाइल्ड एरिया है, तो मैं करूँ क्या। भाई मैं आगे जा रहा था, चलता गया ना, तो मेरे को BRO के वर्कर्स दिखे, ठीक है। BRO मतलब रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने बोला हर हर महादेव, ठीक है। मैंने बोला, कम से कम 40-50 लोगों ने हर हर महादेव करके चिल्लाए वो लोग। और मतलब यार एक बंदा जा रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई रिप्लाई भी आएगा, लेकिन मेरे को सही में ऐसा फील हुआ जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि शिवाजी महाराज ने किया, और उधर से पूरी आर्मी चिल्ला रही है। मेरे अंदर ऐसा जोश आ गया ना यार। फिर मैं कम से कम 20-25 किलोमीटर और साइकिलिंग करी होगी उस दिन में। मैंने कम से कम 50-55 किलोमीटर्स पहाड़ पे कवर किया था, और दैट वाज यार इनक्रेडिबल। तो ऐसे करके ना छोटे छोटे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए मेरे साथ, जिसको मैं स्पिरिचुअल, पैरानॉर्मल या ऊपर से कोई सिग्नल है ऐसा बोल सकता हूँ। ऑल्सो पीने के पानी की अवेलेबिलिटी क्या थी उस एरिया में?
पानी आपको मोस्टली जगहों पे मिल जाएगा, और जहाँ पे नहीं मिलेगा ना आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि शायद आगे पानी ना मिले, क्योंकि लैंडस्केप आपको दिखता है आगे ना कि 5 किलोमीटर आगे ड्राई हो जा रहा है। तो ग्लेशियर से पानी बहता है जहाँ पे आ रहा होता है, बॉटल लो, भरो, पी लो। और अब आपके फाइनली आगे के क्या प्लान्स हैं? कहाँ कहाँ आप जाना चाहते हो, कहाँ कहाँ आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? भाई यार, एक्सप्लोर करने को तो पूरी दुनिया है, और नेक्स्ट मेरा प्लान है अगले 2-4 दिन में मैं नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट कवर करने वाला हूँ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ट्राइबल कल्चर के एग्जीबिशंस होते हैं, तो मैं बेसिकली वो कैप्चर करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे इस टूर का पर्पस ये होगा कि भाई मेनलैंड इंडियंस को, हमारे लोगों को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का कल्चर कैसा है। ठीक है, आप असम के आगे का लोगों को पता ही नहीं है, मैक्सिमम असम का आइडिया होता है लोगों को। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई मैं अपने ब्लॉग्स के ज़रिए ना हमारी जो यंग ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से जोड़ दूँ। एजुकेशन का क्या महत्व रहा है आपकी लाइफ में अभी तक? भाई मैं हालांकि बहुत ज़्यादा हाई फाई एजुकेटेड नहीं हूँ। आई मीन आई हैव डन माई बैचलर्स, आई हैव टेकन अ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, बट मतलब आज के लेवल के हिसाब से वो भी कम है। लोग एटलीस्ट मास्टर करते हैं, पीएचडी करते हैं। बट हाँ भाई, मेरी एजुकेशन, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे को मेरा DPS एजुकेशन का मतलब जो आप काम कर रहे हो उसकी एजुकेशन, लाइक इफ यू आर डूइंग ब्लॉगिंग तो उसके बारे में जानना, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसके बारे में जानना, टेरेन के बारे में, एरिया okay. के बारे में, एवरीथिंग, मतलब एजुकेशन मींस। अरे यार, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही है। खासकर स्पेशल थैंक्स टू डिस्कवरी एंड नैट जियो, जिन्होंने मेरे को अपनी तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ खींचा। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को पहली चीज़ जो मैं स्किल्स ऑब्टेन करता हूँ, बहुत इंटेंसली मैं कोर्सेज करता हूँ यूट्यूब पे, फ्री कोर्सेज। पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो बिना पैसों के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं स्किल्स गेन करता हूँ इंटरनेट से, शुरू से किया है मैंने। ठीक है ना, बचपन से घर वाले बोलते थे तू कर क्या रहा है पीसी पे, क्योंकि तब लोगों का माइंडसेट रहता था इंटरनेट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। अब आपको पता चलता है इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट से स्किल्स लो। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई टेरेन और अपना बायोलॉजी और ये सब चीज़ें जो है ना, तो भाई ये भी इंटरनेट ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मैंने पिछले कुछ सालों में डॉक्यूमेंट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं टीवी पे, नैट जियो, एनिमल प्लैनेट, फलाना ढिमका, तो मैं कहीं ना इंस्टिंक्टफुली वो सब चीज़ें ग्रास्प कर लेता हूँ। अच्छा, अब एट द एंड कोई फाइनल मैसेज आपका हमारे लिसनर्स के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए? भाई मैसेज ये है मेरा कि आप अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना, तो लगे रहो उस पर। ठीक है, बिल्कुल फोकस करके। 1-2 चीज़ें आप ध्यान रखो, स्पिरिचुअली या फिर फेथ के डायमेंशन से आप ना एक्टिव रहो। मतलब आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखो। आप प्रेयर भी कर लोगे ना, अगर रोज़ सुबह जाके बस दिया जला के प्रे कर लोगे अपने गोल को पूरा करने के लिए कि भाई विश कर लो, तो वो भी बहुत है। ठीक है, दूसरी चीज़, नोट्स, टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग कि भाई मेरे ये गोल्स हैं आज के, 1 महीने के, 1 साल के, और उसको रोज़ देखना है, ऐसा नहीं डायरी आपका में। मतलब प्लानिंग बहुत ज़रूरी है चीज़ों की। या प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ नए विचार या कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल _unarchived पे मैसेज करें। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन talkwiththeunarchived@gmail.com। हम आशा करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला। आगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। Until then, have a nice day.